नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार में सियासी यात्राओं की एक नई लहर चल पड़ी है, या यूं कहें कि सियासी यात्राएं शुरू हो गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया और ये कहा कि अगर उनके राज्य को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार नहीं देती तो वो बिहार में एक और यात्रा पर निकलेंगे। पिछले दिनों नीतीश कुमार कई यात्राएं कर चुके हैं। समाधान यात्रा आखिरी उनकी थी, तो वो चाहते हैं कि वो जाएंगे और गांव-गांव गली-गली बताएंगे कि केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचार करती है। वो बिहार को राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती, वो केवल प्रचार करती है। ये बात नीतीश कुमार ने कही कि वो ऐसा कहेंगे। पटना के उद्योग मैदान में, माफ़ कीजिएगा, पटना के गांधी सभागार में उन्होंने आज एक उद्योग विभाग की जो कार्यक्रम था उसमें इस तरह की बातें कही और उन्होंने एक तरीके से हुंकार भर दी है। तो यूपी में अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। इससे पहले जो पीडीए थी वो यात्रा, उसका समापन हुआ कुछ दिन पहले। सामाजिक न्याय यात्रा, और इस न्याय यात्रा का मकसद सीधा सीधा जातीय जनगणना की बात को गांव-गांव तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना, खास तौर पर ओबीसी वर्ग के लोगों को जातीय जनगणना और उनके हक हकूक के प्रति और जागरूक करना है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के मुख्यालय लखनऊ से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई और जो इंडिया गठबंधन पर कई सवाल उठे हैं हाल में, पत्रकारों के सवालों के वो जवाब भी दिए। यात्राओं का दौर सिर्फ 2 पार्टियों तक सीमित नहीं है। एनडीए के सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, वो एक यात्रा विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर सोनभद्र पहुंची हैं। ये जनजातीय यात्रा है, कहीं ओबीसी यात्रा, कहीं जो विकास की यात्रा है, कहीं विकास की बातें, या बिहार की जो विकास की बात को लेकर नीतीश कुमार गांव गली तक जा रहे हैं और वो पहले से ही जाति जनगणना करा चुके हैं, विधानसभा में आरक्षण का बिल पास करा चुके हैं। उसके बाद जो सहयोगी दल है एनडीए का, वो एक तरीके से वो भी एक जनजातीय यात्रा लेकर निकल पड़ा है। और सोनभद्र जनजातीय इलाका है, आदिवासियों का इलाका है, वहाँ पर कोल आबादी है, भील आबादी है, वहाँ पर अनुप्रिया पटेल पहुँची हैं। इसके भी राजनीतिक मायने हैं उत्तर प्रदेश में। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यात्राओं से 24 की सत्ता का रास्ता बनाने की तैयारी सारे दल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी, चूँकि सबसे बड़ी यात्रा राहुल गांधी ने की, भारत जोड़ो यात्रा, और कांग्रेस भी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। जहां अखिलेश यादव सामाजिक न्याय यात्रा को रवाना कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय चिंतन मंथन कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस के मुख्यालय लखनऊ में सियासी चिंतन चल रहा था। सियासी दल 2024 के चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए और 24 की राह को आसान बनाने के लिए हर जतन कर रहे हैं, और बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। लगातार योगी आदित्यनाथ और जो उनके पिछड़े वर्ग के अन्य पार्टी के नेता हैं वो काम कर रहे हैं। मंथन में चर्चा आज इस बात की कि क्या यात्राओं से निकलेगा 24 का रास्ता। पहले जातिगत जनगणना और उसके बाद फिर आरक्षण का करारा प्रहार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भी करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और करारा हमला केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर किया है। और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अभी तक केवल प्रचार करते रहे हैं प्रधानमंत्री। बात अगर वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते हैं
तो फिर ये माना जाए कि वो सिर्फ प्रचार करते हैं, उनकी नीयत साफ नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि अब हम केंद्र सरकार को जल्द ही बिहार को विशेष दर्जा देने के लिए बाध्य करेंगे और देना भी चाहिए। कुमार ने कहा कि वो इसके लिए अभियान भी चलाएंगे। तो वहीं अखिलेश यादव ने गुरुवार को सपा कार्यालय में, जैसा मैंने कहा, कि मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये यात्रा जनता को जागरूक करने के लिए है, ये यात्रा लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इसका समापन जो होगा वो 25 नवंबर को बिजनौर में होगा। हम सरकार से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं कि वो जाति जनगणना कराए, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार। पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, ये बात अखिलेश कह रहे हैं, जिससे कि पता चल सके कि समाज में किन किन जातियों की हिस्सेदारी भागीदारी कितनी है और इसी के अनुपात में उनको विकास का लाभ भी मिल जाए। एनडीए के साथी अनुप्रिया पटेल भी वहाँ सोनभद्र की ग्राम पंचायत करौंदिया चतरा जो इलाका है, वहाँ भारत संकल्प यात्रा और जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और तमाम योजनाओं के बारे में बताया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने बहुत करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि हम लोग काम करते हैं और उद्योग विभाग का जो कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने बाकायदे अधिकारियों से पूछ कर कहा कि भाई ये गांव गली तक जो हम लोग काम करते हैं उसको ले जाओ, उसको पहुंचाओ। और नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको गांव गली तक लोगों के पास ले जाएंगे और पूछेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, क्या वो काम हुआ कि नहीं हुआ। इसको लेकर हम एक यात्रा करने जा रहे हैं जो बिहार के आम लोगों तक हम लोग पहुंचेंगे और एक तरीके से उन कार्यों का भौतिक सत्यापन करेंगे जो हम लोगों ने काम किए हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक और हमला किया नरेंद्र मोदी की सरकार पर। वो कह रहे हैं कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनमें जो बिहार के हक का पैसा है वो बहुत कम कर दिया है केंद्र की सरकार ने, बिहार का हक मार रहे हैं। तो दो बड़े मुद्दे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए और आप हक मार रहे हैं, हक मत मारिए। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इस बिना पर घेरने के लिए नीतीश कुमार ने बिहार से हुंकार भर दी है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं वहां से ये मांग उठेगी। कई राज्य ऐसे हैं जो विशेष राज्य के दर्जा के लिए, चाहे झारखंड हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, इस तरह के जो राज्य हैं वो इस तरह, जो पिछड़े राज्य हैं वो इस तरह की मांग उठा सकते हैं। और लगातार जो योजनाओं में कटौती, उनके पैसे में कटौती, जीएसटी का पैसा ना देने के आरोप तो जो विपक्षी दलों की सरकारें केंद्र सरकार पर लगाती रही हैं। तो नीतीश कुमार ने एक तगड़ा और करारा हमला किया है। हम आपको नीतीश कुमार का वो बयान सुनाते हैं और उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने क्या कहा, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने क्या दिए और इसका वास्तव में राजनीतिक निहितार्थ क्या है। केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तब 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। अरे जल्दी दे न दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो अभी को मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आप पत्रकार मित्र, आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरी एक बात बोल दीजिए कि हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आजकल केंद्र में कोई योजना बनाते हैं तो क्या कराते हैं, प्रचार खूब होता है लेकिन देते हैं 60%, 60% देते हैं और 40% राज्य को देना पड़ता है। तो राज्य का जो हिस्सा है, केंद्र जो देश भर का पैसा वसूलता है और उसका बिहार राज्यों को जो 40% का हिस्सा है और उसने ही पैसा अपने तरफ लेकर के अपनी योजनाओं में कराता है। राज्यों को कोई फायदा हो रहा है? तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो हमको तो जो पैसा था और न मिल जाता। हम लोग सोचिए कितना ज्यादा ऋण लेकर के और कितना मेहनत करके पूरे राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो आगे करते रहेंगे, लेकिन अगर अपना प्रचार करते हैं तो याद करिए एक एक जगह पर अभियान चलेगा,
विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो। नीतीश कुमार ने बहुत सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया, खरी खरी बातें कह दी और ये भी कहा कि भाई हम चाहे जितना का काम कर लेंगे, पत्रकार जो लोग हैं, पत्रकार मित्र हमें नहीं छापेंगे उतना, और अगर केंद्र की सरकार या भाजपा के लोग या नरेंद्र मोदी अगर थोड़ा भी काम करेंगे तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर छापते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरा एक अनुरोध स्वीकार करो। पत्रकारों से भी मुखातिब हुए उसी कार्यक्रम में और कहा कम से कम ये बात तो पहुंचा दो कि हम विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। इस कथन के मायने क्या हैं? नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरना चाहते हैं 2024 के मद्देनजर, और वो कह रहे हैं कि भाई जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनका केवल 60% ये देते हैं, प्रचार 200% करते हैं, प्रचार 100% देते 60%, 40% राज्यों को अपनी जेब से देना पड़ रहा है। वो इशारा कर रहे हैं कि बाकी राज्य भी इस अभियान में कूदने वाले हैं और कह रहे हैं भाई अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो इसको लेकर हम तो भाई अभियान चलाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक नए राजनीतिक समीकरण का सूत्रपात लगातार एक के बाद बिहार से हो रहा है और इसका सीधा सीधा असर पूरे देश में, देश की राजनीति में 2024 में देखने को मिल सकता है। अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय यात्रा को रवाना करने के बाद क्या कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है, सुनिए। मुझे खुशी इस बात की इस समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए, समाजवादी पार्टी के विधायक रामावतार सैनी जी और उनके साथ बहुत सहयोगी साथी यात्रा पर निकल रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक जिनको अभी तक हक और सम्मान नहीं दे पाई सरकार, और कई सवालों को लेकर के जनता में जागरण करने का काम करेंगे अपने यात्रा के माध्यम से। बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए जाति जनगणना हो तभी सही तरीके से सामाजिक ताना बाना भी बनेगा और तभी सामाजिक न्याय संभव है। जाति एवं धर्म के आधार पर जो उत्पीड़न होता है, जो नफरत फैलाई जाती है, इसको रोका जाए, लोकतंत्र बचे, संविधान बचे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपने और नेताजी का संघर्ष जो रहा है देश का लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए, ये बचे, उसके लिए भी जन जागरण करने का काम हमारे सैनी समाज, मौर्य समाज, साक्य समाज के लोग निकल पड़े हैं। शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, पुरानी पेंशन बहाल हो और शिक्षा को जिस तरीके से प्राइवेटाइज हाथों में दिया जा रहा है, आज प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल हो गया या इंटरमीडिएट हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, ये संभव ही नहीं है गरीब पढ़ पाए। इसलिए जिस तरीके का शिक्षा में व्यापार चल रहा है वो भी रोका जाए। इन तमाम सवालों को लेकर के रामावतार सैनी जी और उनके सहयोगी साथी सब निकले यात्रा पर। 25 तारीख को बिजनौर में यात्रा का समापन होगा, उसमें हम लोग पहुंचेंगे और बड़े कार्यक्रम के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ी है और सही समय पर अगर फैसला न लिया होता तो लाल टोपी और साइकिल चुनाव चिन्ह को कोई मांगने वाला नहीं मिलता। इसलिए अपनी पार्टी का जो हमारा संगठन था, हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो जिम्मेदार नेता पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे थे, उनकी वजह से हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और हमें उम्मीद है अच्छा परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। अनुप्रिया पटेल सोनभद्र पहुंची जनजाति संकल्प यात्रा को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण है इस राजनीतिक, ये भी एक राजनीतिक यात्रा है। पटेल ने क्या कहा वो भी सुनिए। भारत को अगले 25 वर्षों में विकसित भारत में तब्दील करने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने 142 करोड़ परिवारजनों को दिलाया है और हमारी सरकार ये मानती है कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए समस्त देशवासियों के भागीदारी की आवश्यकता है। भारत सरकार ने जो पिछले 10 वर्षों में तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं
उनको लास्ट माइल सैचुरेशन तक लेकर जाना, योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, नए पोटेंशियल बेनिफिशरीज को चिन्हित करना और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पात्र लाभार्थी हैं उनके फीडबैक को प्राप्त करना इस यात्रा का उद्देश्य है। हमारी कोशिश है कि जो भी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या महिला कल्याण से जुड़ी हुई अलग अलग विभिन्न योजनाएं हैं, मातृवंदन योजना से लेकर जो तमाम हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना हो, इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभार्थी हैं इसका लाभ उठाएं और जो नए लाभार्थी हैं उन तक भी इन योजनाओं का लाभ हम पहुंचाया जा सके। जब सारे लोग मिलकर इसमें अपनी जन भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो अगले 25 वर्षों का जो हमारा संकल्प है कि लोगों के जीवन में एक गुणवत्तापूर्ण बदलाव हो, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। अनुप्रिया कह रहे हैं कि भाई लोगों का जीवन स्तर हमें ठीक करना है, जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की उनको गांव गरीब तक पहुंचाना है। जनजाति इलाके में एक लाभार्थी वर्ग की बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वोटर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से लगातार इस वर्ग को मजबूत किया है। वो भी अगला पिछड़ा तो जो है ही है ये एक लाभार्थी वर्ग क्रिएट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये बहुत मजबूत आधार है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए और निश्चित तौर पर उस पर एक जातीय नेताओं के जरिए ये उन लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अपना दल जाहिर सी बात है पिछड़ों की राजनीति करता है और अनुप्रिया पटेल कई बार जाति जनगणना का समर्थन सार्वजनिक रूप से कर चुकी हैं। जितने भी पिछड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो इस बात को कहते रहे कि नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि यात्राओं के जरिए क्या चूंकि अब लगभग जो 5 राज्यों का चुनाव धीरे धीरे आधे मुकाम पर आ गया है, अब उसके बाद थोड़ा ही वक्त बचा है। 30 तारीख को वोटिंग सारी खत्म हो जाएगी 5 राज्यों में, 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे तो फिर उसके बाद जुटान 24 का होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां चुनाव नहीं हैं विधानसभा के, वहां इंडिया वाले गठबंधन के नेता और कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की सक्रियता कुछ ज़्यादा ही नजर आ रही है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा है। मुकेश यादव आरजेडी के नेता हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। देश बंधु दीक्षित जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। गौरव जैन साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। गौरव जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। कुल मिलाकर ये बड़ा महत्वपूर्ण कुल मिलाकर जो परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं राजनीतिक रूप से। मैं सीधे देश बंधु जी की तरफ रुख करूंगा। देश बंधु जी, लगातार आप दिख रहे हैं बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है। 5 राज्यों में तो जो हलचल है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सामाजिक न्याय यात्रा रवाना कर रहे हैं। इससे पहले उनकी पीडीए यात्रा थी और बातें वही जाति जनगणना कराओ, सरकार को झकझोरो आखिरी तक, क्योंकि जाति के आधार पर और रंग के आधार पर जो नफरत है अखिलेश यादव कह रहे हैं वो मिटनी चाहिए। रोजगार की बात कर रहे हैं, ओपीएस का मुद्दा अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया था और कांग्रेस ने अब एक तरीके से ओबीसी का मुद्दा झपट लिया है, तो इसको लेकर भी अब आपस में भी इनमें खींचतान चल रही। शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, ये बहुत सारी बातें हो रही, लेकिन सारा टारगेट यूपी से बिहार तक। नीतीश कुमार ने तो कहा कि भाई आप लोग प्रचार करते हो बीजेपी के लोग, वो अगर आपने विशेष राज्य का उनको दर्जा नहीं दिया तो वो गांव-गांव जाएंगे और हल्ला मचाएंगे कि ये लोग केवल प्रचार वाले लोग हैं, आपका कल्याण नहीं करना चाहते। ये कैसी राजनीतिक परिस्थितियां इनका निर्माण हो रहा है और विपक्ष बीजेपी को क्या आपको लग नहीं रहा कि घेरने की कोशिश कर रहा है या कहीं ना कहीं धीरे शिकंजा कसता जा रहा है विपक्ष? देश बंधु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। नहीं, आपको मेरी आवाज आ रही है? दर्शक सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं आपको, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद
आज की संध्या में सबसे पहले के न्यूज़ के सभी सुधी पाठकों को और सुनने वालों को नमस्कार, और यहाँ बैठे सभी मीडिया पैनलिस्टों को समाचार। देखिए, आपने एक ही वाक्य में, वाक्यांश में बहुत सारे प्रश्न पूछ दिए। तो सबसे पहले, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और सर्वप्रथम अभी कल छठ पूजा की शुरुआत है नहाए खाए के साथ, तो सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को छठ पूजा की आगामी मैं बधाई देता हूँ। सबका जीवन महामाई मंगलमय हो। अब बात बिहार के ही परिप्रेक्ष्य से करते हैं, तो वहीं से मैं शुरू करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जब से यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर संभाली है, तब से चाहे सामाजिक न्याय यात्रा की बात कर लिए, चाहे श्रीमान नीतीश कुमार के वक्तव्य की बात। देखिए, नीतीश कुमार के अस्तित्व की तो लड़ाई खत्म हो चुकी है। आपने देखा है कि वो परेशान थे और प्रधानमंत्री के चेहरे या संयोजक बनने के लिए बहुत दिन से हाथ पैर चला रहे थे, लेकिन उन्हीं की गठबंधन की सरकार लालू प्रसाद यादव ने उनका इस मंसूबे को खड़ा कर दिया। उसके बाद नारी सशक्तिकरण बिल पर उनका वक्तव्य देखिए आप, बड़ा सर्वसार है। आधी आबादी जो देश का प्रतिनिधित्व करती है उसके बारे में जो वक्तव्य देना। और रही बात आप विशेष राज्य का दर्जा देने की बात, तो विशेष राज्य का दर्जा देने की बात देखिए उठती है, और जो ये आप कह रहे हैं 5 राज्यों के जो चुनाव है वह निर्णायक भूमिका लेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, तो आज आपको बता दें ये लोग केवल छत्रप आपस में शक्ति आजमाइश कर रहे हैं। और उसमें चूंकि बड़ा दल कांग्रेस है, तो कांग्रेस को ही निहितार्थ है, अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो कांग्रेस बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाएगी, और ऐसा है नहीं। अगर कांग्रेस हार जाती है तो ये जो छत्रप जो पैदा हुए हैं, और आपने देखा होगा कहीं न कहीं ये कांग्रेस पार्टी से निकल कर पैदा हुए हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और रही बात उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो श्रीमान अखिलेश यादव यहाँ नेता विपक्ष है, लेकिन आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों बाद एक ऐतिहासिक विजन हुआ है कि यहाँ का एक लोकप्रिय कर्मठ मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा कोरोना जैसी विभीषिका में जिसको खुद कोरोना हुआ, अरे आपको बता दें वो तो बड़ी विलक्षण बचा, ये लोग कमरे में अंदर ट्विटर। अब ये पिछड़ा दलित, अभी तक आदिवासी करते थे, अब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ अगड़ा भी जोड़ दे रहे हैं। तो आपको बता दें जातिगत जनगणना इस बात में नहीं। एक बात पहले भी इन्होंने, आपने देखा होगा मंडल कमंडल का दौर चला, रोज यही हमारे विपक्षी दल थे और रोज आपसे देखते थे, आप भी बहुत प्रबुद्ध चैनल के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, ये लोग हमेशा पूछते थे भारतीय जनता पार्टी ये कहती है मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं। देखिए 22 जनवरी 2024 का वो भव्य दिन और भव्य तारीख भी आ गई है कि जो राम मंदिर बने। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की ही संकल्प पत्र और हमारे ये 80 करोड़ की आस्थाओं का प्रश्न है, आज सारे विपक्ष मिलकर राम नाम ले रहे हैं। जो राम के नाम के अस्तित्व को आप यहां तक जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके इन्होंने कहा था कि राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं, आज वो भी राम नाम की माला जपते हैं। अभी 3-4 दिन पहले 30 सेकंड और दीजिए, 3-4 दिन पहले कांग्रेस की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी चैनलों पे बता रही थी कि रुद्रमाला पे जीएसटी नहीं है, यज्ञोपवीत पे नहीं है, इस पे नहीं है। अब आप बताइए छोटी छोटी बातों पे ये अस्तित्व पे बात करते हैं। आपको बता दूं 5 राज्यों में जब भारतीय जनता 3 दिसंबर को निर्णय आएगा, और रही बात आपने देखा अस्तित्व की लड़ाई हो गई मध्य प्रदेश में, अगर समाजवादी पार्टी को इन्होंने 4-6 सीटें देने से इनकार कर दिया, तो उत्तर प्रदेश में जहां 2 से 2.5% कांग्रेस का अस्तित्व है, वहां पे यह कैसे सीट मांगेंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है वो उनका मसला है दीक्षित जी, वो अपना आपस में निपट लेंगे, लेकिन समस्या तो आपके लिए है ना, जातीय जनगणना पे आपको वो घेर रहे हैं। बिहार में लगातार पहले उन्होंने जातीय जनगणना कराई, फिर एक तरीके से आरक्षण का बिल पास करा दिया, अब वो कह रहे हैं मैं आपको एक्सपोज करूंगा, मोदी सरकार को एक्सपोज करेंगे कि वो विशेष दर्जा नहीं देते, केवल प्रचार करते हैं, उनका हक मारते हैं, योजनाओं का हक मारते हैं, इस तरह की उन्होंने बातें कही। तो जाहिर सी बात है जातीय जनगणना पे आप लोग असहज तो होते हैं, नहीं असहज होते तो करा दीजिए, दिक्कत क्या है। अब यूपी में भी करा दीजिए, बाकी राज्यों में भी करा दीजिए। ये प्रधानमंत्री का ही विजन है। जातिगत जनगणना से भारतीय जनता पीछे नहीं हुई है, लेकिन हमने जो आवास, आज क्या बताइए 6 करोड़ से ज्यादा भारतवर्ष में आवास हुए, सभी को मिले, हिंदू को भी मिले, मुस्लिम को भी मिले, सिख को मिले। आप हर घर नल योजना देखिए। अच्छा, जब वो जाति जनगणना की बात करते हैं तो आप कहते हो आवास मिले, जब वो जाति जनगणना की बात करते हैं तो आप कहते हो हमने राम मंदिर बनवा दिया। ये क्या मसला हुआ भाई? ठीक है राम मंदिर बनवा दिया, सारे लोगों की आस्था का प्रश्न है, लेकिन क्या जाति जनगणना का मुकाबला राम मंदिर से करेंगे क्या? नहीं, देखिए आपने जो कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं,
मैंने यह बोला भारतीय जनता पार्टी जो भी योजनाएं चलाती है वह सभी जाति वर्ग के लिए है। हम देश को जाति के, देखिए ये 21वीं सदी का है, अब जाति पंथ के नाम को देश को बांटने का बात करेंगे हम। अच्छा, आप लोग नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ 29 ओबीसी मंत्री हैं, 100 सांसद हैं, 100 कितने विधायक हैं? आप लोग बार बार गिनाते हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी। नवेद सिको साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवोद भाई स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। नवेद भाई बताएंगे आगे। मैं अभी समाजवादी पार्टी के नेता के पास जाऊंगा। भाई अशोक यादव जी, कितनी सारी बातें देश बंधु जी ने कह दी कि आप लोग तोड़ते हैं, आप लोग ये करते हैं, और आप लोग यात्रा वात्रा क्यों निकाल रहे हैं भाई? इनका कोई फायदा तो हो नहीं रहा। कहीं कोई जाति जनगणना करा तो रहा नहीं उत्तर प्रदेश में या देश में पूरे। आप ही लोग जहां जहां सरकारें विपक्ष की वहां हो रहा है। आज देखिए, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो दिया हुआ नारा था, पीडीए का नारा जो था, और उसके तहत जो कास्ट सेंसस की बात हम लोगों ने किया था, उस कास्ट सेंसस की बात आज पूरे देश में हो रही है। आप देखेंगे कि इसी की बात माननीय राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को दोहराया है कि भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस का विरोध नहीं कर रही। तो करा भी तो नहीं रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि विरोध नहीं कर रही और कराते भी नहीं वाजपेयी। वही बात मैं कहने जा रहा था कि ये विरोध भी नहीं कर रहे हैं, करा भी नहीं रहे हैं। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने जो नारा दिया था, उस नारे पे पूरे देश का जो नैरेटिव है वो सेट हो गया है। आज बात अगर कोई पीडीए की नहीं करेगा, पिछड़ों की बात नहीं करेगा, उनके अधिकारों की बात नहीं करेगा, महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करेगा, तो देश अब सिर्फ राम मंदिर के नाम पे और 20 लाख दिए जला देने से देश अब आपको वोट नहीं देने वाला है। क्योंकि जिस दौर में, जिस समय आप 20 लाख दियों का रिकॉर्ड बना रहे थे, उसी समय बिहार सरकार 1,20,000 सरकारी नौकरियों का रिकॉर्ड बना रही थी। तो जिससे इस देश के लोगों का पेट भरना है, वो है सरकारी नौकरी, वो है रोजगार, वो है शिक्षा, वो है स्वास्थ्य। लेकिन आप लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग 1989 से जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, तब से लेकर के आज तक देश में जब भी पिछड़े दलित अपने हक और हकूक की बात करते हैं, ये लोग उस मुद्दे को डिरेल करने के लिए कमंडल की बात शुरू कर देते हैं। आपने 89 में भी देखा होगा, जब माननीय वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कमंडल यात्रा निकाल दिया। तो ये लोग लगातार ये चाहते हैं कि पिछड़े दलित हमेशा अपने हक और हकूक से वंचित रहें और 15% लोगों के पास देश की 85% नौकरियां जाए, और जो 85% जनता है उसके पास 15% नौकरियां जाए। तो इसी एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी जब से इसका जन्म हुआ है, तब से लेके आज तक अपने एकमात्र इसी एजेंडे पे काम कर रही है और पिछड़ों दलितों को लगातार धर्म के जाल में उलझा करके उनको भड़काने का काम कर रही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में किस तरह से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में इन्होंने 19 से 20,000 पद जो पिछड़ों का था, उस पद को किसको दिया? अगड़े समाज को दे दिया। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को माननीय हाईकोर्ट ने कहा और पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, इस बात को माना। तो ये सारी चीजें इसी तरह बता रही हैं कि ये लोग पिछड़े दलित समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये लोग महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये लोग नारी शक्ति बंधन की बात करते हैं। लेकिन आज देखिए लखनऊ में क्या हालत हो रही है। डायल 112 की जो संवाद अधिकारी महिलाएं हैं, उनकी दिवाली को उन्होंने काला कर दिया। तो ये बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। बात उसका जो करेंगे उसका ठीक उल्टा करेंगे। ठीक है अशोक यादव, मैं लौटूंगा। मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा और ब्रेक से लौटूंगा तो बहुत सारी बातें तो बहुत सारी करने को हैं। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, ये लोग कह सकते हैं कि भाई हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, लेकिन दो ऐसे राज्य हैं जहां 120 लोकसभा सीटें हैं, यहां बिना जाति के तो कुछ हो ही नहीं सकता। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे रुख करेंगे मुकेश यादव, आरजेडी के नेता, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, नीतीश कुमार ने एक तरीके से यूं कहा जाए कि राजनीतिक एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। अभी तक उनको याद नहीं आ रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जैसे ही ये विधानसभाओं का जो चुनाव है वो आधे मुकाम पर पहुंचा है, अब लग रहा कि बस अब लोकसभा की तैयारी है, तो उन्होंने एक दांव चल दिया कि भाई अब मुझे विशेष राज्य का दर्जा दो। तो क्या इससे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो माहौल बना पाएंगे क्या नीतीश कुमार? और क्या वास्तव में साफ मन से ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने साथी देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है। और बिहार में जो है सबसे बड़ा पर्व हम लोग का होता है छठ पूजा।
उसके आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं, बधाई। देखिए, जो विशेष राज्य का दर्जा का बात है वो आज से नहीं, नीतीश जी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे महागठबंधन का जब भी सरकार बनी है, तब भी केंद्र में जिसका भी सरकार रहा हो, विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड हुआ है और शुरू से होते आया है। इसमें कोई नया बात नहीं है। लेकिन अब जो नीतीश जी का जो बयान आया है, आज का बयान जो है वो क्या है, एक आंदोलन रूपी विशेष राज्य का दर्जा के लिए आंदोलन रूपी एक व्यापक आंदोलन करने का उन्होंने संकेत दिया है। और वो संकेत जो है बिहार वासियों के लिए है। बिहार के हर एक नौजवान और छात्र जो है, आज जो बिहार सरकार जो रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है, उसके प्रति पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, युवाओं को जागृत करने के लिए तो नीतीश जी, स्वाभाविक बात है, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो अपने राज्य के विशेष सोचेंगे, विशेष बारे में उनको रहता है, ज्ञान रहता है। लेकिन जो भाजपा है, जो जाति धर्म की बात करती है, आपको पता है कि एक कल ही यहाँ पे यादव का नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि मेरी इस बात को जरूर प्रमुखता से उठा देना कि हम विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। देखिए, वही चीज है कि आज पत्रकार हो, चाहे जो भी विशेष बड़े बड़े चैनल होते हैं, इन्हीं लोग के चंगुल में फंसे हुए हैं। इनके जो प्रमुखता से जो दिखाना है, जो बात वो दिखाते नहीं है, इनके जो आका कहेंगे वही लोग ही चलाएंगे, जो बड़े चैनल वाले लोग होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी कुछ दिन पहले ही क्या आप बोले थे, उनके लेकर नेगेटिव उनकी बातें फैलाई गई। लेकिन जब इनकी बात आती है, जाति की बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि हम नहीं करते। और यादव का महासम्मेलन किया, आपने देखा होगा बिहार में, कुछ ही दिन पहले, परसों ही हुआ है पटना में। तो जब ये जाति के अमित शाह आते हैं बिहार में तो कहते हैं कि यादव की संख्या कैसे बढ़ गई है, इस पर ही शंका है। और जब यादवों को महासम्मेलन करते हैं तो ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? एक तरफ विरोध है, एक तरफ डोरा डाल रहे हैं। और खुद तो मान रहे हैं ना कि आज तक इनके पास, इनके समर्थन में यादव वोट नहीं था, ये तो खुद अपने स्वीकार कर रहे हैं। आज के समय में बिहार में ना जाति चलेगी ना धर्म चलेगी। बिहार में जो काम करेगा उसी की सरकार बनेगी। और नीतीश कुमार ने जो संकेत दिया है, बिल्कुल वाजिब संकेत है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे नरेंद्र मोदी, और नहीं तो छठ टाइम में बिहार का बेटा बनना छोड़ दे। देश का क्या मतलब, ये देश की तरफ इशारा है क्या भाई? अभी बिहार में तो चुनाव थोड़ा दूर है, अभी 25 में है। देश की तरफ नहीं। देखिए, जो आज जिस सभा में गए थे नीतीश कुमार जी, उस सभा से उन्होंने संकेत दिया है, मीडियाओं को संकेत दिया है कि आप अपने में सुधार कीजिए। और जो जन से जुड़े हुए मुद्दा है, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, ठीक है, जन से जुड़े हुए मुद्दे को आप उठा। ठीक है, हम समझ गए बात आपकी। मैं गौरव जैन की तरफ रुख करूंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। गौरव, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे पर बोलने से थोड़ा बचती है। उत्तर प्रदेश में अभी इतना टंटा हो गया आपके और समाजवादी पार्टी के बीच में, अखिलेश यादव से भी आज सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लड़े, अगर हम लोग नहीं लड़ते तो हमारी कोई लाल टोपी झंडा मांगने वाला नहीं होता, वहाँ बसता। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो राहुल गांधी लगातार मुद्दे को उठा रहे हैं, आज आपके अध्यक्ष जी ने भी बैठक की है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो तैयारियां तो सभी की हैं, लेकिन क्या ये लग रहा है कि जो ओबीसी का मुद्दा है, जाति जनगणना का मुद्दा है, वो जो आपके सहयोगी दल हैं भी एनडीए में, वो ऐसा मानने लगे हैं कि आपने उनसे लपक लिया, छीन लिया और उसका माइलेज आप ले रहे हैं और भाव उनको दे नहीं रहे हैं? गौरव जैन जी, देखिए, ये हमने लपक लिया मुद्दा या हमने उस मुद्दे को हथिया लिया, ये बहुत ही बचकानी बात होगी। आप समझिए, राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी तो उसका एक मेन पर्पस जो था वो था सोशल इंक्लूसिविटी, कि सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग एक साथ आकर के बड़े और भारत को प्रगति की ओर अग्रसर ले जाएं। जो जातीय जनगणना का मुद्दा है वो कोई नया मुद्दा नहीं है, काफी पुराना मुद्दा है। और उसके जो भी दीक्षित जी कह रहे थे, भाजपा के हमारे साथी, कि उसमें आप देखिए, जब आपने जातीय जनगणना की बात करी तो उन्होंने क्वेश्चन डिफ्लेक्ट करा। हम लोग जातीय जनगणना चाहते क्यों है, आप इस बात को समझिए। सरकार स्कीमें बनाती है, सरकार रिजर्वेशन देती है, लेकिन उन रिजर्वेशनों का आखिर में अंत हो क्या रहा है?
कितने लोगों के पास उस चीज के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, कितने लोगों पर उसके जो चीजें वो पहुंच रही हैं। तो उसका आपको एक रिव्यू तो लेना पड़ेगा ना। जैसे अगर आप किसी बच्चे को कोई चीज पढ़ाएं और उसके बाद अगर आप उसका टेस्ट न लें तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसको कितने मार्क्स है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। तो इस वजह से जातीय जनगणना का जो मुद्दा है उससे पता चलेगा कि किस समुदाय के पास कितना पैसा जो है वो पहुंचा है, कि कौन सा समुदाय जो है वो पिछड़ा अभी भी है, कौन सा समुदाय है जिसको और रिजर्वेशन देना चाहिए, कौन सा समुदाय है जो जिसको अभी नहीं देने की जरूरत है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए ही बीजेपी जो है वो एक मानसिकता से ग्रसित है, और ये वही मानसिकता है जो चाहती है कि जो आदमी राज करे जा रहा है सालों से, सदियों से, दशकों से, वो वही लोग आगे राज करते जाएं। और आपने जो बात करी कि बीजेपी ने एक नया सोशल स्ट्रक्चर बना दिया है लोगों का जिन्हें फायदा हुआ है, फायदा मैं बता दूं देश में सिर्फ उन पूंजीपतियों को हुआ है जो बीजेपी के झोले में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा डालते थे, और किसी को फायदा नहीं हुआ। झूठे ढकोसले रहे हैं बीजेपी के, और हमेशा जो वो बात करती है उससे पीछे पलटते रहते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी थी, क्या हुआ उसका? उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी थी, क्या हुआ उसका? कोविड के वक्त पे आप देखिए, आप ही के कैमरे में। गौरव जैन, जरा बस्तियों में चले जाया करो, आप जाते होगे, मुझे लगता है आप ऐसे राजनीतिक परिवार से हो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप बस्तियों में जाते होगे। कोई बड़ी जमीन की राजनीति मुझे लगता है कि आप लोग करते रहे हो। बस्तियों की साउंड जरा सुनने की कोशिश करो। पिछले 2 चुनाव में आप लोग नहीं सुन पा रहे थे, यही दिक्कत है। इस बार थोड़ा थोड़ा सुनने लगे हो, हमें लग रहा है ऐसा। पूरी बात सुन रहे हैं और पूरी बात कर भी रहे हैं, और 5 राज्यों के जब चुनाव आएंगे तो ये जो आवाज है, ये साउंड, ये पूरे उस तक बीजेपी तक भी पहुंच जाएगी, और जो 10 अपना रेस कोर्स रोड है वहां तक भी पहुंच जाएगी। इसी वजह से जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो एक तरीके से भयभीत है कि ये जो मुद्दा हमने उठा लिया, आप समझिए कि इनका जो पूरा मुद्दा है वो क्या है। वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि हम जातियों के, और अगर ये जातियों के ऊपर इतनी बात नहीं करते तो क्यों अपनी, जब इनकी चुनाव की लिस्ट आती है उसमें बड़ा बड़ा लिखा होता है कैबिनेट मंत्री फला की जात क्या है, ये जो विधायक है उनकी फला की जात क्या है। तो ये पूरी तरीके से जाति के नाम पे वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन उन जातियों का भला नहीं करना चाहते जो इनको ये चाहते हैं कि लोग जो है वो सिर्फ उल्टे सीधे मुद्दों में उलझे रहे, ना बेरोजगारी की बात करें, ना वो महंगाई की बात करें, ना वो उस चीज की बात करें कि कैसे उन्हें मुख्य धारा से दूर रखा जा रहा है। आप समझिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कैसे बोलते हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, हमने इतने लोगों को, हमने क्या बोलते हैं, अपना फ्री में राशन दे दिया, लेकिन जब कागजों पे हम उन्हें देखते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है। आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं आप, मैं झांसी में रहता हूँ, आयुष्मान कार्ड आप झांसी में जाके देख लीजिए, गरीब तबके के लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने। आयुष्मान कार्ड बने किसके हैं? जो दुकानदार है, सिविल लाइंस में रह रहे लोग, उनके आयुष्मान कार्ड बने हैं, या फिर जो अमीर वर्ग है जो बीजेपी को अधिकतर वोट करता रहता है उनके आयुष्मान कार्ड बने। तो ये एक तरीके से कहना बहुत ही ज्यादा नासमझी होगी कि बीजेपी बोले कि हमें जातियों से कोई मतलब नहीं है, जातीय जनगणना का हम समर्थन करते हैं। बीजेपी के अंदर भी एक बहुत बड़ा अंडरकरेंट है, जो बीजेपी अभी ओबीसी राजनीति की बात करती रहती है। आधे से ज्यादा ओबीसी के नेता, अगर जिनके ऊपर बीजेपी ने खुद ने, जैसे अभी नवी आपने मध्य प्रदेश में देखा किस तरीके से बीजेपी के नेता ही बीजेपी के नेताओं को डुबा रहे हैं। किसी की फाइल किसी ने दबा के रखी है, किसी का वीडियो किसी ने दबा के रखा, किसी की सीडी किसी ने दबा के रखी है। अगर ये डर बीजेपी के ओबीसी नेताओं में नहीं होता तो कब के छिटक के बाहर चले गए होते। और बार बार ये बात करते हैं कांग्रेस की, आज से ज्यादा कांग्रेस के नेता ही बीजेपी ने लेके आज जो चुनाव प्रचार कर रही है वो कांग्रेस के ही नेताओं कर रही है। तो ये कहना सरासर नाइंसाफी होगी कि बीजेपी को जातीय जनगणना से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है, और ये जो मुद्दा है, हमारी सिर्फ बात यह है कि आप सबको साथ लेके चलिए। आपका मुद्दा गौरव जैन, आपका मुद्दा तो जब राहुल गांधी की सदस्यता गई ओबीसी और मोदी मामले में, उसके बाद से ये मुद्दा आपका बन गया। उससे पहले तो जितने भी कांग्रेस के नेता थे, लोग बीजेपी के लोग बाकायदे नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक की बातें बताते हैं कि भाई वो कभी सहमत नहीं थे कि जातीय जनगणना या इस तरह की कोई बात हो। ये तो सरासर मेरे हिसाब से ना तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में कहीं पर है, ना ये उस टाइम पर भी जब कांग्रेस की सरकार ही, तभी यहाँ पर हम लोगों ने रिजर्वेशन की बात कही थी। हम लोगों ने भी क्या बोलते हैं, जो प्रमोशन में रिजर्वेशन था उसका हम लोगों ने समर्थन करा था, जबकि तमाम जो साथी बैठे उन लोगों ने उसका विरोध करा था। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये कोई फैक्चुअल बात नहीं है जो इन्होंने बात करी है। और आप समझिए, आज एक बात आप समझिए, राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात करी कि यहाँ पे कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं जिसमें कितने ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग हैं। मीडिया के साथियों के लिए भी नीतीश कुमार जी ने बात जो करी वो एकदम सही बात है। जब पिछली बार राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वहां पर एआईसीसी में, तो उन्होंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो मीडिया में कैसे रिजर्वेशन हो जाएगा गौरव जैन? मीडिया में रिजर्वेशन नहीं, कैसे रिजर्वेशन हो जाएगा? या अन्य जगह प्राइवेट सेक्टर में कैसे हो जाएगा? ये भी तो समस्या है ना। अब उसमें दीक्षित जी हैं, तिवारी जी हैं, चौहान जी हैं, सिको साहब हैं, तो उसमें कैसे उनको आप केशव मौर्य को ले आओगे? उसमें कैसे लाओगे? वो अपने प्रयास से जाएंगे ना।
मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। देखिए, दोनों की शुरुआत अलग अलग जगह से होती है। अगर किसी गरीब तबके के किसी को मीडिया में आने से किसी ओबीसी को कोई रोक रहा हो, किसी दलित को रोक रहा हो, वो अपराध है, वो क्राइम है। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ खाली। कैसे जाता है? राहुल गांधी ने एक बात कही, वो ठीक है, नेता है और नेता अपने अपने तरीके से चीजों को करते हैं। मोदी जी भी कुछ बातें कहते हैं, राहुल गांधी भी कुछ बातें कहते हैं, वो मैं उनको सुनने में अच्छी लगती हैं। मैं आपने एक बात करी, मैं उसका जवाब दे दूं, क्योंकि मैं भी झांसी में आता हूँ, एक ग्रामीण इलाके से आता हूँ। आप समझिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास सारे संसाधन है, दिल्ली में बैठा हुआ है, जिसके दोस्त की कंपनी है, उसे हाल के हाल नौकरी मिल जाएगी। वहीं दूसरा व्यक्ति है जिसके पास ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ना उसके पास ट्यूशन है, यूनिवर्सिटी उसके घर से 150 किलोमीटर दूर है, और एग्जाम देने के लिए उसके पास टेम्पो के पैसे नहीं होते। आप इन दो लोगों की बात करेंगे, उसमें से एक आदमी जो है उसको मीडिया में जाने के ज्यादा वो मिल जाता है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो नहीं ऐसे सारी कम्युनिटी में होते हैं। गौरव, कभी अलग से बात कर लेंगे इस पर। नहीं, सारी कम्युनिटी में नहीं होती। ऐसे होते हैं जिसके आपके पास जब लोग ही नहीं होंगे, आपके लोग रिप्रेजेंट करने वाले नहीं होंगे, तो आपके व्यूज कैसे रिफ्लेक्ट होंगे? ठीक बात है। आजकल तो सोशल मीडिया, हर आदमी पत्रकार बना है, उठाया माइक, शुरू हो गया, डाल दिया उस पर, यूट्यूब पे। मैं नवेश सिको के पास जाऊंगा। नवेश सिको साहब, मैं काफी विलंब से आ रहा हूँ, माफी के साथ मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। नीतीश कुमार ने एक बिहार से फिर एक उन्होंने मिसाइल दाग दी है कि भाई अब विशेष राज्य का दर्जा। क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी की घेराबंदी और कड़ी करने के लिए ये एक कदम है? और अखिलेश यादव की टोन अभी भी पुरानी है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के साथ वो नरम होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? और वो भी वही बातें कह रहे हैं। अखिलेश यादव को आपने सुना ही होगा, आज कवर ही किया होगा आपने। तो कुल मिलाकर वो भी कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोगों का जाति और रंग के आधार पर उत्पीड़न होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी आवाज कांग्रेस ने उठाई, वो भी बात वो कहने लगे अखिलेश यादव। ये आपस में कुछ चीजें क्लैश भी करेंगी, नवेद भाई? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ वो नीतीश कुमार की शुरुआत थी। जैसे कि नीतीश कुमार ने कहा था कि इससे पहले अगर आप पूरा एक सिनेरियो देखिए इंडिया गठबंधन से पहले, तो थर्ड फ्रंट बनने का एक माहौल बन रहा था, जिसमें अखिलेश यादव भी उसमें आगे नजर आ रहे थे। इस तरह और तमाम दल जो गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा, नीतीश कुमार ने कहा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी देश में बहुत मजबूत है, उसको टक्कर देने के लिए अगर थर्ड फ्रंट बनता है बिना कांग्रेस के, तो ना थर्ड फ्रंट बीजेपी को टक्कर दे पाएगा और ना कांग्रेस अकेले दे पाएगी। ऐसे में सबको एक होना पड़ेगा, और सब एक नीतीश कुमार के कहने से हुए, और सब ने नीतीश कुमार ने कई क्षेत्रीय दलों को ये यकीन दिलाया कि कांग्रेस के साथ हम आ जाएंगे तो कांग्रेस के साथ हमारी ट्यूनिंग अच्छी होगी, तब हम भाजपा को टक्कर दे पाएंगे। तमाम बातें जो निकल के आ रही है नीतीश कुमार के खेमे से, वो ये निकल के आ रही है कि तमाम अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने कहा कि साहब नहीं, कांग्रेस हमें सूट नहीं करती है, वो हमारा जनाधार खा जाएगी, वो धोखेबाज पार्टी, इस तरह की बातें हुई जो मंच में भी हो रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा नहीं, अगर कुछ चीजें हैं भी ऐसी तो हमें समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, सब जेल चले जाएंगे। स्थिति है राज्यों में, और एक गुप्त तौर से ममता से, अखिलेश से, केजरीवाल और तमाम इस तरह की बातें हुई, और कांग्रेस को साथ में लाकर एक बड़ी ताकत तैयार करने की कोशिश की, और उसमें सफलता भी नजर आई। सब एक मंच पर आ गए, एक माहौल बन गया, लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जा सकती है, कि इंडिया गठबंधन दे सकता है। लेकिन बाद में नीतीश कुमार की वो बातें कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगी। वो वादे, वो जिस तरह का उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया था, बाद में अखिलेश यादव और तमाम दल ये कहने लगे कि हम तो नीतीश कुमार के कहने पर हम साथ आ गए थे, लेकिन कांग्रेस ने वो हरकतें करना शुरू कर दी जिसका हमें डर था। जब पूरा स्वरूप तैयार नहीं हुआ, जब संयोजक तय नहीं हुआ, जब सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई, तब इस तरह हो गया कि मध्य प्रदेश में, जैसा कि अखिलेश यादव कहते हैं, हमारा अपमान किया गया, हमें एक सीट नहीं दी गई, हमारे बारे में किस तरीके से उत्तर प्रदेश जहां कांग्रेस का नाम और निशान नहीं, उनके अध्यक्ष हमारी पार्टी को लेकर किस तरह की बातें कर रहे हैं, कमलनाथ अखिलेश वखलेश कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार की कल्पना जो है वो कहीं ना कहीं एक महीने के अंदर बिखर गई। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उदास नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि ये जो मतभेद पैदा हुए उसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को सामने आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, ये बात कह के उन्होंने टाला भी कि अभी वो चुनाव में बिजी है, लेकिन फिर भी उनको मध्यस्थता करनी चाहिए और इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। तो नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं पूरे देश में गठबंधन को संभालने और सजाने के बजाय उत्तर प्रदेश और अपने
स्टेट में, बिहार में अपने को मजबूत करने के लिए जो कवायद एक नई शुरू कर रहे हैं कि भाई हम पूरा कुनबा बटोरने के बजाय हम अपने राज्य में लोकसभा की अच्छी तैयारी करें, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस हमारे काबू में नहीं है, ममता भी काबू में नहीं है, अखिलेश यादव भी, तो हम कब तक कोशिश करते रहे और सिर्फ कोशिश करते रहे और हमारा जनाधार कमजोर पड़ जाए। तो ये चीजें जो है, ये इस तरह का जो मुद्दा उनका उठाना है, मुझे लगता है कि वो अपनी खुद की ताकत मजबूत करने के लिए, बिहार में मजबूत होने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें निकालने के लिए, वो अपना ग्राउंड मजबूत करने की अभी वो एक जिस तरह उन्होंने विशेष दर्जा की बात कही, और वो हमेशा ये बात सही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं उस पर अपनी टिप्पणी करना चाहता हूं, जो आपने सवाल किया कांग्रेस के साथी थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उसका खंडन किया कांग्रेस के प्रवक्ता ने, लेकिन मैं आपके सवाल को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से जाति जनगणना विपक्षी दलों में बिहार और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। उस हथियार के अलावा कोई हथियार चल नहीं रहा है, फिलहाल नहीं चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब कुछ नहीं चल रहा है। अगर कोई धर्म और हिंदुत्व की बात और कमंडल की बात है, तो उसके सामने मंडल ही आ सकता है, उसके सामने जाति ही आ सकती है, और अखिलेश यादव नीतीश कुमार का सबसे बड़ा हथियार था। इस वक्त जो कांग्रेस का एटीट्यूड नजर आया क्षेत्रीय दलों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश की बिना किसी अच्छी, मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस बहुत ऊंचाइयों पे चली गई, 2 राज्य जीती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है, लेकिन लगने लगा कि वो शहंशाह हो गई है, वो सच में भारतीय जनता पार्टी के बराबर की ताकत बन गई है, उसके एटीट्यूड से लगा। तो तमाम ये जो फीलिंग क्षेत्रीय दलों की आई, उसमें एक फीलिंग ये भी आई कि कहीं ना कहीं उनके मुद्दों को छीन लिया है कांग्रेस ने। ये बात आपकी 100% सही है, बिल्कुल ये गलत बात है कि कांग्रेस का ये मुद्दा था, ये कभी मुद्दा नहीं था। आप इतिहास कांग्रेस का याद करिए और वो नारा याद रखिए, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। हमेशा कहा है कि हम जात का नाम नहीं लेंगे। ये मुद्दा 3 साल से 2 साल से मुखर हो गया है, तो नीतीश कुमार ने उठाया, अखिलेश यादव ने उठाया, और ओपी राजभर ने भी बड़ी शिद्दत से पिछले विधानसभा चुनावों में, यानी जाति के नेताओं ने इसको बहुत तेजी से उठाया, और इससे बड़ी आशा है कि हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। भाजपा को इस हथियार, ये तो जाति जनगणना का, नवेद भाई, योग का, कि योग तो हमारा आदिकालीन व्यवस्था है, और रामदेव जी ने उसको कराना शुरू कर दिया, तो ऐसा लगा कि रामदेव जी ही योग के जनक हैं, क्रेडिट रामदेव जी ले गए। उसी तरह कांग्रेस रामदेव हो गई है। बिल्कुल, देखिए जाति की बात कभी नहीं की कांग्रेस ने, और हम लोग इस डिबेट, हम लोग रोज डिबेट में बैठते हैं, और आपके पैनल में भी दर्जनों बार जब ये कांग्रेस ने कैप्चर नहीं किया था, इससे पहले जाति का मुद्दा जब उठ चुका था, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और ओपी राजभर, तब हम लोग कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछते थे, वो कहते थे हम सर्व समाज की बात, जो उनकी पॉलिसी है, हम सर्व समाज की बात करते हैं, हम जाति की बात ही नहीं करते। एक बात आप जरूर पूछेगा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि बता दीजिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री रहे, इतिहास में जाइए, सर्वाधिक मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे हैं। कितने बार, कितने शासनकाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आए, किसी के नहीं आए, कभी नहीं आए। आप बताइए कि 10 शासनकालों में कितने अपर कास्ट थे और कितने पिछड़े थे। मुझे नहीं लग रहा रामनरेश यादव बहुत अल्पकाल के लिए रहे हैं, उसके अलावा तो मुझे कोई बहुत ऐसा पिछड़ा चेहरा दिख नहीं रहा है। रामनरेश यादव के अलावा कोई पिछड़ा चेहरा तो मुझे याद नहीं आ रहा। नवेद भाई, आप भी याद करिए। 90%, 95%, 99% अपर कास्ट के अलावा, देखिए कांग्रेस का फॉर्मूला था, अपर कास्ट को कुर्सी दो, पिछड़ों को रिझाओ, अल्पसंख्यकों को साधो। आप कुर्सी की बात करिए, आप कुर्सी में तो और अपर कास्ट में क्षत्रिय और ब्राह्मण दो ही कास्ट के चीफ मिनिस्टर हुए। हिस्सेदारी कितने दी थी जब आप सत्ता में थे? आप इतिहास में जाओ, 90% हिस्सेदारी जो है वो अपर कास्ट की थी, 10% भी पिछड़ों और दलितों की नहीं थी। क्या बात करते हैं आप जाति की जनगणना का? आप भागीदारी बात कर रहे हैं, आपने से ज्यादा तो किसी ने। अच्छा, बीजेपी भी भाग रही है हमको लगता है इसीलिए, क्योंकि उनके भी अभी जो एक बचे हैं अभी मध्य प्रदेश वाले, उसके अलावा उनके भी ज्यादातर सब अपर कास्टें हैं। बीजेपी तो मुंह बंद हो गया है ना उसका। बीजेपी का तो आप जीवन भर भीख देते रहोगे क्या? 5 किलो राशन से बाहर नहीं निकलोगे कि हम राशन दे रहे हैं और टॉयलेट बना रहे हैं? आप हिस्सेदारी दो ना, आप कह दो, आप साफ साफ कह दो कि हम जनगणना नहीं कराएंगे। तो नहीं कह रहा हूं, या कह दो कि अगले कार्यकाल में हम जनगणना नहीं। वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, नवेद भाई, वो कह रहे हैं, बीजेपी के सारे नेता कहते हैं कि हम विरोधी नहीं है इसके। तो भाई आप समर्थक भी तो नहीं हो खुलकर। सत्ता से त्याग दे दो, जाओ छोड़ दो सत्ता।
आप कहो ना, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप वोट पाते हो। मैं जवाब ले लेता हूं, देशबंधु जी से जवाब ले लेता हूं। देशबंधु जी, नवेद सिंह को बड़े ही प्रखर पत्रकार हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सवाल पूछ रहे, जरा उनको बता दीजिए कि भाई आप लोग एक आपका ओबीसी, और आप कहते हैं हम तो ओबीसी के बड़े, आपका नेता ही सबसे बड़ा ओबीसी है नरेंद्र मोदी, और आप लोग कहते हैं आपके यहाँ जो राज्यों के मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता कि शिवराज चौहान के अलावा कोई और ओबीसी में हो, मुझे नहीं याद पड़ता हो, अगर हो तो करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। नहीं, देखिए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं और मेरे वरिष्ठ भी हैं और बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं एक चीज इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज अरे आप मत पूछो, इनके सवाल का जवाब दो। नहीं देखिए, अरे आप लोग पूछ लोगे तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे भी रोजगार का संकट है। मैं जातिगत जनगणना का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप मुझे 30 सेकंड दें। अगर सबका साथ सबका विकास में जाति नहीं आती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार रही और जितने चुनाव हुए हमने सबके जाति धर्म का अगर विकास नहीं किया हो, तो आप राजनीतिक विश्लेषण मुझे टोक सकते हैं। अगर हमने घर मकान दिया जो जाति धर्म के बिना नहीं दिया, अगर हमने शौचालय दिए तो जाति धर्म को देख के नहीं दिए, अगर हमने किसान सम्मान निधि दी तो जाति धर्म को नहीं देख के दी, अगर हमने कोई भी सरकारी स्कीम दी तो उसमें जाति धर्म को देख के नहीं दी, और सरकार की हिस्सेदारी हो तो केंद्र सरकार में सभी सबका समान। अगर हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में चलती है। अरे विकसित भारत में ये कल्पना अगर हम नावेद जी से कहें, बहुत प्रबुद्ध पत्रकार है, आप बता दो 21वीं सेंचुरी में क्या जाति पात से देश चलेगा? नहीं, आप बता दीजिए एक क्षण के लिए, आप बता। अरे भाई, राहुल गांधी को क्यों पूछना पड़ रहा है कि 3 सेक्रेटरी केवल हैं, वहां भी 50% ओबीसी को दे देते आप, वहां कहां सबका विकास हुआ? सब ठाकुर ब्राह्मण अपर कास्टी रहेंगे क्या उसमें? सेक्रेटरी जो देश चलाते हैं उनमें 3 ओबीसी, क्यों राहुल गांधी को कहना पड़ रहा? के संस्कार सिखाते हैं या देश की बात, हम अगर भारत माता की जय कहते हैं, वंदे भारत कहते हैं, और भारत विकसित राज्य की परिकल्पना करते हैं कि पहले बताते हैं कि तुम भैया चमार हो, तुम। चलिए, वक्त नहीं है, अब नवेद भाई फाइनल कमेंट। नवेद भाई फाइनल कमेंट। अब ये अंतिम टिप्पणी नवेद सिंह को। ये जाति धर्म, नवेद भाई आप छोड़ दीजिए, और ये जाति धर्म के नाम पे विघटन करने छोड़ दीजिए। आज हम 5वीं इकोनॉमी से 3री इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर जाति धर्म संप्रदायवाद क्षेत्रवाद जातिवाद में पता नहीं कौन सी इकोनॉमी आप लोग बढ़ा रहे हो, पता चला टमाटर 150 रुपया किलो हो जाता है, 300 रुपया किलो, प्याज 100 रुपया किलो। कौन सी इकोनॉमी है भाई? ऐसी इकोनॉमी आंकड़े में नहीं चाहिए। देशबंधु जी माफी। अब आपका वक्त पूरा हो गया। नवेद सिंह को अंतिम टिप्पणी। देशबंधु जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप राशन दे रहे हो, आप शौचालय बना रहे हो, आपने 2 बातें नहीं कही। आपकी पार्टी टिकट दे रही है, आप सांसद विधायक बना रही है और मंत्री भी बना रही है, लेकिन नावेद जी के 2 दांत हैं। आप जो है जो सचमुच जहां देश चलाया जाता है, जी देखिए, फैसला करता है। अरे वो अपनी आपकी बात कर रहे हैं देशबंधु जी, आपकी बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, आपके फेवर की बात बोल रहे हैं, सुनिए। देना ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। अरे सुन लीजिए, नहीं दर्शक सुन नहीं पाएंगे, दोनों लोगों को सुन लीजिए धैर्य के साथ। देशबंधु जी, नवेद जी को सुन लीजिए। ने बार बार आशीर्वाद देके कहा है कि हम सबका साथ सबका विश्वास और सबका हम किसी पार्टी पे नहीं चलते। और अगर आप ऐसा प्रबुद्ध पत्रकार, अरे सुन लीजिए भाई। देशबंधु जी प्लीज, देशबंधु जी, देशबंधु जी, नवेद जी बोलिए, कंप्लीट करिए। एक देश एक राष्ट्र विकास। अरे देशबंधु जी कृपया सुन लीजिए उनको। अब बड़े धैर्य से उन्होंने आपको सुना है, सुनिए ना, सुनने की मादा रखिए भाई। आप लोग दिक्कत है फिर यही सुनते नहीं। आरोप ये लग रहे हैं। दूसरी बात, मंत्री कुछ नहीं कर सकता है, आपकी ताकतवर सरकार केंद्रित है। और आप सबसे बड़ी बात है कि जहां से देश चला जाता है, ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े पद, कुलपति, इसका एक डाटा आप बताइए। राहुल गांधी का कहना है कि 90% अपर कास्ट बैठाया है, 10% भी पिछड़े दलित उन जगह पे नहीं है ना सचमुच काम किया जा सकता है अपने समाज का। ये उनका आरोप है और उनका आरोप को आप खारिज कर दीजिए, लिस्ट जारी कर दीजिए। और दूसरी बात, आप सीधी सीधी बताइए, जाति जनगणना अगर गलत है तो आप कह दो ना, आप क्यों लटकाए हुए हो? और आप मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। देखिए, जाति जनगणना के हम विरोधी नहीं, लेकिन आपने जो बात किया, क्या आज के परिप्रेक्ष्य में जातिवाद क्षेत्रवाद संप्रदाय के नाम पे आप देश को बांटने की बात कर रहे हैं? अगर हम 2023 में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो उसका क्या परिप्रेक्ष्य? क्या भारत जुड़ा नहीं हुआ? भारत की भाई यात्रा करी दी है तो क्या बिखर गया? अगर यात्रा उन्होंने करी दी तो क्या फिर से टूट गया? ये कौन सी बात हुई? बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। नवेद भाई, देशबंधु
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुकेश यादव, अशोक यादव, गौरव जैन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सवाल टेढ़ा है, जातीय जनगणना गले की हड्डी बन गई है। अब किसके किसके गले की हड्डी बन गई है ये जनता तय करेगी। इंडिया वाले गठबंधन के जो घटक हैं उनके भी गले की हड्डी है। कांग्रेस इस मुद्दे को अपनी तरफ छीनना चाहती है, वो भी एक गले की हड्डी है, और बीजेपी की गले की हड्डी तो ये बनती ही जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।